I would request Shri Jafar Sareshwala sir to kindly address the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayk wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa lan yudlilhu fala hadiya lahu फ़क़द फ़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अकरमु अल्लमा बिल क़लम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, ये हमने जो तालीम की ताकत का जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ है और जिसमें आप लोग आए हो, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले कि हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब अपना सारा इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं। वेद प्रकाश साहब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन अपना वक्त निकाल के आए। आपके अपने शहर के मूसाहारी साहब जो गवर्नर थे लास्ट मेघालय के, उन्होंने हमारी आमद कबूल की, और IDBI के डॉक्टर बैनर्जी और हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आशीष कुमार चौहान, और सबसे ज़्यादा तो महबूबुल हक साहब जो आपके अपने शहर के, जिनकी मेहनत से ये आज हो सका है। असल में ये तालीम क्या है, जैसे मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी आपके सामने कि कुरान का जो पहला एड्रेस है, यानी पहला जो पहली सूरत जो उतरी वो है इक़रा। इक़रा का मतलब है पढ़, है ना, यानी पढ़ने को कहा। उसके बाद आगे अल्लाह कहते हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ अल्लाह के नाम पर, अल्लमा बिल क़लम, और कलम के साथ, यानी पढ़ना और लिखना जो है ये हमारी सबसे बुनियादी सबसे पहली चीज़ है। लेकिन आज हम देखें अगर दुनिया में, तो जिस कौम को या जिस कौम की सबसे मुक़द्दस किताब, उस किताब का पहला जो सबक है वो है पढ़ने और लिखने को, और आज वो कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा जाहिल है ना। हम पिछड़े हुए हैं नहीं ये तालीम में। अगर हम देखें इस मुल्क के अंदर भी, अच्छा, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि ये कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत सारी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, या आप एक जगह जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तालीम एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। आप जितनी मेहनत करो, जितनी कोशिश करो, आप तालीम हासिल कर सकते हो। तो ये आज हमारी ज़िंदगियों से निकल गया है। यानी अगर हम अपने दीन को देखें, यानी अपने मज़हब को आप अगर देखो, तो उसमें कितना भरा है। और कुरान जो है, अगर आप देखो पूरे कुरान को, तो कुरान में 20% सिर्फ इबादत का जिक्र है। वर्शिप जो है वो 20% है कुरान में। बाकी 80% जो है कुरान, वो इंसानों की, इंसान के दरमियान की जिंदगी कैसी हो, वो उसको बयान किया है। और हमारी जो लाइल्मी है या हमारी जहालत जिसको हम कहें, सिर्फ ये तालीम में नहीं, हम अपने मजहब में भी जाहिल हैं, है ना। जैसे मसलन आज दुनिया में एक लफ्ज जो है बहुत ही मिसयूज्ड या एब्यूज्ड या गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो है जिहाद, है ना। यानी अगर आजकल तो ऐसा हो गया, अमेरिका में अगर आप वो क्यू में खड़े और गलती से आपने जिहाद बोल दिया अगर, तो फौरन उनकी जो सिक्योरिटी के लोग जो है वो पता नहीं समझेंगे क्या हो गया। और इसका कसूर किसका है? ये हमारा कसूर है। जिहाद जो है ये कुरान में 41 मरतबा है, 41 मरतबा आया है। और हर जगह जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, जोहद। अगर आप अरबी से वाकिफ होंगे, जिहाद निकलता है जोहद पर से, जोहद मुजाहिदा, है ना, स्ट्रगल, कोशिश करना, मेहनत करना, यह है जिहाद। और जिहाद जहां जिक्र है कुरान में,
वहां उसका कनोटेशन जो है वो अच्छा बनने पर है। यानी कुरान की एक बहुत मशहूर आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लना देन्नहुम सुबुलना। अगर तुम अच्छा बनने का जोहद करोगे, जहाद, वल्लज़ीना जाहदू, अगर तुम अच्छा बनने की कोशिश करोगे, यानी मेहनत करोगे, मुजाहिदा करोगे, तो हम तुम्हें जरूर बिल जरूर सही रास्ते पर ले जाएंगे। यह है जिहाद का मतलब। और हमने जिहाद क्या बना दिया? नऊजुबिल्लाह, लोगों को मारो। हालांकि मारने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दुनियावी तालीम में भी जाहिल हैं, अपने मजहब में भी जाहिल हैं, है ना। तो हमारा तो दोस्तों यूं कहते हैं ना कि वो हमारी जुबान में, गुजराती में कहते हैं कि ऊंट के 18 बांके हैं, टेढ़े। तो हमारे इतने टेढ़ेपन है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने टेढ़ेपन का इलाज कहां से करें। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो इतने सारे टेढ़ेपन हैं, हर एक को तो हम एड्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने एक चीज को पकड़ लिया इसमें से, तालीम को, ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। यानी अगर हम अपने मसलों को देखें, बहुत सारे मसले हैं हमारे। जैसा भी आपने जो देखी, एवी देखी, उसमें दिखाया गया कि जो गरीबी है वो अनएडुकेशन की वजह से, और उसकी वजह से सोशली डिप्राइवेशन है। तो यानी 100 दर्द की जो एक दवा है वो है तालीम। आप सोच सकते हैं कि कुरान ने सबसे पहले क्यों तालीम की बात की। यानी अगर तालीम इतनी अहमियत ना होती तो क्या कुरान सबसे पहले तालीम की बात करता, पढ़ने लिखने की बात करता? हदीस पाक में यूं आता है, जिसका मफहूम है कि अल्लाह के रसूल ने यूं फरमाया एक जगह पर कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। यानी आप सोचो, उस जमाने में सऊदी अरब में, उस जमाने में जो न गाड़ी थी, न हवाई जहाज थे, और चीन जाने को कहा गया तालीम हासिल करने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि वहां पर कौन सी तालीम थी? भाई चीन में कोई कुरान हदीस की तो तालीम नहीं मिल रही थी। यानी तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। बल्कि एक जगह पे यूं आता है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए जिस रास्ते पर निकलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रास्ते पर बिछा देते हैं, फरिश्ते पर बिछा देते हैं, रहमतों की बारिश होती है। किसके लिए? जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर निकलता है। तो आज हमने वो इल्म हासिल करने का रास्ता ही बंद कर दिया है और हम रो रहे हैं दुनिया में। तो कोशिश करना ही हमने छोड़ दिया है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये हमारी जो कोशिश है तालीम की ताकत के जरिए, हम ये चाहते हैं कि एक अवेयरनेस बिल्टअप हो हमारे अंदर, कि हम तालीम को अपना मरकज बनावें, तालीम को फोकस करें कि बस हमें तालीम हासिल करनी है। और ये इसलिए मैंने कहा कि लो हैंगिंग फ्रूट है कि जो कौम इस पर मेहनत करती है वो हासिल कर लेती है। हदीस पाक में आता है, मन जद्दा व जद्दा, यानी जो आदमी कोशिश करेगा वो पाएगा। हमने तो कोशिश करना ही छोड़ दिया है ना। हमने कोशिश करना ही छोड़ दिया है, हमने इरादे करने छोड़ दिए हैं। तो अब हमें कोशिश और इरादा इस बात पे करना है कि हमें तालीम हासिल करनी है। और ये कुछ नहीं है दुनिया में, ये जो हम समझते हैं ना कि डिस्क्रिमिनेशन है, साहब हमें पीछे किया जा रहा है, कोई किसी को पीछे नहीं कर सकता, ना किसी की तमन्ना है। दुनिया में 2 रेयर कमोडिटी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक स्किल, या उसको तालीम से जोड़िए, इल्म, और ईमानदारी और अमानतदारी। अगर 2 चीजें आपके पास हैं तो दुनिया में लोग आपके घर पे लाइन लगाएंगे आपको ले जाने के लिए। हम अपने अंदर में स्किल पैदा करें और अपने अंदर में ईमानदारी और अमानतदारी पैदा करें। यह आज दुनिया में रेयर कमोडिटी है। या तो आदमी के पास तालीम बहुत ज्यादा है तो ईमानदारी अमानतदारी नहीं है, और जो लोग बहुत ईमानदार और अमानतदार हैं उनके पास तालीम नहीं है। तो हमें ये 2 चीजों को मिलाना है, अपनी जिंदगी में उनको डालना है। और जिस दिन हमारी जिंदगी में ये चीजें आ गई तो फिर आप देखो कि हमारी जिंदगी का रुख बदलेगा और हमारे मुकद्दर वहां से बदलना शुरू हो जाएंगे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। I would now like to request Sri Ashish Chauhan sir to kindly address the gathering, sir. थैंक यू। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। आज जो जफर भाई ने कहा कि हमको आगे देखना है, हमको तालीम हासिल करनी है, तो तालीम का मतलब क्यों है और क्या है, और हम उसको किस तरह से देखना चाहिए, और उसके अंदर भारत की आज परिस्थिति क्या है। भारत में जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 3 चीज है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब पता है आप सबको,
डेमोग्राफिक्स है, जो लोग युवा है, हमारे वहाँ 50% से भी ज़्यादा लोग 25 वर्ष की कम के आयु के हैं, और अगले 20-30 साल तक 2050 तक हम लोग यंग रहेंगे। तो वो भी एक बड़ी चीज़ है और एक डिमांड है कि यंग लोग जो होते हैं उसको आईफोन चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, नया कंप्यूटर चाहिए, नया चीज़ चाहिए। एक बार 50 साल के हो गए फिर कुछ भी नहीं चाहिए, जो चल रहा है ज़िंदगी चलती रहती है। तो जो यंग लोग रहते हैं उससे डिमांड बनती है। अभी भारत की जो परिस्थिति है विश्व में सबसे अलग तरीके की है। चाइना जो है, चीन जो पिछले 35 साल से बहुत अच्छा कर रहा था, उनका जो ग्रोथ था वो भी अच्छा था, लेकिन पिछले 2 साल से चीन में लोगों की संख्या कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, एक परिवार को एक ही बच्चा होना चाहिए। उसकी वजह से 20 साल पहले ये परिस्थिति अपनाई तो आज जाके उनके पास कम लोग हो गएंगे। एक बच्चा 4-4 लोगों को पाल रहा है, क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं, उसके 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उसकी वजह से पिछले साल में 2016 में 2015 की अपेक्षा कम लोग वर्क एनवायरनमेंट में आए। जो वर्कर्स लोग आते हैं, 18 साल से ऊपर के लोग आते हैं। पहली बार चीन की इतिहास में पहली बार कम लोग वर्क में आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आए। तो इसका मतलब है कि वहां पर लोगों की संख्या कम हो रही है जो काम कर सकते हैं। अपने वहां लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अपने वहां लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि अपने वहां जॉब्स आ जाए। तो आपको सबको लग रहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं 15 साल से 15-20 साल की आयु के, सबको लग रहा होगा कि मेरा क्या होगा, आगे जाके मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी, मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, बहुत जोर से बदलाव आएंगे। हम भी जब बच्चे थे तो लोग कहते थे, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे भी बैठे हुए वो भी कहते थे कि आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि बदलाव क्या होता है। जिंदगी ऐसे ही चल रही है, लेकिन बदलाव देखने नहीं मिलता था। आज आपकी जिंदगी में अगले 20 साल में, 30 साल में बहुत बदलाव देखने मिलेंगे। उसका कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जिसको हासिल करने से, जिसपे महारत हासिल करने से आप अपनी जिंदगी जी सकते हो, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को हासिल करने से जिंदगी नहीं जी पाओगे। पहले जब हम छोटे थे, मैं आज अभी करीब करीब 50 साल की उम्र का हो गया, जब हम छोटे थे तो एक बार कहा जाता कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई वेल्डर बन जाओ, मैकेनिक बन जाओ, या टेलीफोन का ऑपरेटर बन जाओ तो जिंदगी चल जाएगी। आपकी जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। हर 3 साल 5 साल नई टेक्नोलॉजी आएगी, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। आप नई चीज सीखना नहीं चाहते हो तो धीरे धीरे पीछे रह जाओगे, जिंदगी आगे चली जाएगी। आपके दोस्त यार जो आपके साथ ही थे, थोड़े बुद्धू थे आपसे, वो भी नई नई चीज हासिल करते रहेंगे, नई नई जो तालीम हासिल करते रहे, नई स्किल हासिल करते रहेंगे तो आपसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसका एक खास नमूना मैं भी हूं। मैं जब छोटा था तो 17 साल तक मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं गुजराती माध्यम में पढ़ा था, और कोई भी अंग्रेजी बोलता था तो मुझे लग रहा है यार इसको तो बहुत इंटेलिजेंस से अंग्रेजी बोलता है। हकीकत ये थी कि उनको अंग्रेजी आती है बिकॉज उनको पढ़ाई गई है, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो एक तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता था कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, शहर वाले अच्छा बोलते हैं, हम गांव वाले कम अंग्रेजी बोलते हैं। जब एक्सपोजर मिला, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कम हुआ, धीरे धीरे करके अंग्रेजी भी आने लगी। लेकिन अंग्रेजी अकेली जरूरत नहीं है, उसके साथ टेक्नोलॉजी हासिल करना जरूरी है। तो आपको तरह तरह की टेक्नोलॉजीज आएगी। सिर्फ आपको आज लग रहा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, नेटवर्किंग है, वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है। पिछले 20 साल में उसने भारत का हुलिया बदल दिया, नक्शा बदल दिया। भारत के जो लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, कोई भी फॉरेन से आता तो हमको लगता था यार कितना बड़ा आदमी है। आज हमें लगता है कि हम उसकी मुकाबला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब उनको सॉफ्टवेयर दिया 1991 से 92 से, तो बाद में हमें पता चला कि हम भी उनसे कम काबिल नहीं है। लेकिन अगले 20 साल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आएगी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पीछे रख देगी। तो आप सबको जो यंग है उनको याद रखना है, जो मैं कहूंगा वो कि रोबोटिक्स नाम की टेक्नोलॉजी सुना हुआ है? रोबोटिक्स नाम की टेक्नोलॉजी आएगी, आप अपना रोबोट बना सकते हो। जब घर पे जाओगे गूगल पे सर्च करना, पढ़ना, जब भी मौका मिले उसके बारे में देखना, उसके बारे में सोचते रहना। एक 3D प्रिंटिंग नाम की टेक्नोलॉजी है, कभी पढ़ा हुआ है उसके बारे में? आप अपने घर में कार बना सकते हो, माइक्रोफोन बना सकते हो,
चेयर बना सकते हो, कोई भी चीज आप अपने घर में बना सकते हो। 3D प्रिंटिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको काम में आएगी। एक नैनो टेक्नोलॉजी नाम की चीज होती है, छोटी छोटी चीज एकदम अणु परमाणु जो कहते हैं, एटम के लेवल पे वो काम करता है। वो भी एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है जो आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा। एक लाइफ साइंसेज नाम की चीज होती है, जैसे आपने वेरेबल कंप्यूटर देखा हुआ है। वेरेबल कंप्यूटर, आपने मोबाइल जो कंप्यूटर है, मोबाइल आप लेते हो एक्चुअली कंप्यूटर है, उसके अंदर चिप्स लगी हुई है। लेकिन वेरेबल कंप्यूटर जो पहन सकते हो, ऐसा चीज देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है। मेरे हाथ में एक घड़ी है, वो एक्चुअली मुझे ईमेल देती रहती है। मेरे जब ईमेल आता है ऑफिस में तो मुझे यहां पर भी दिखता है। तो ऐसे वेरेबल जो पहन सकते हैं चीज को, वो भी अभी बहुत आएगा। यहां पे एक गूगल आता है, गूगल का, जो यहां पे देखते देखते आपका सामने का चेहरे का फोटो ले लेगा और पता देगा कि कौन है। कई बार अपने चेहरे भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहते, बता देगा कि किसका चेहरा है। लेकिन उससे भी बेहतर है, छोटे छोटे कंप्यूटर आएंगे जो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और घूमते रहेंगे। कभी कभार ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो उसके अंदर दवाई भी डाल देंगे। तो इनसाइड बॉडी कंप्यूटर रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगले 30 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें 150 साल तक जीने की संभावना कर देगी। सोचिए, लोग 150 साल जी पाएंगे, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर यंग लोगों को क्या होगा, हमारा क्या होगा? वो लोग कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, है ना। बुढ़े लोग कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? सबको काम मिलेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें देखना जरूरी है। जीनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर आता है, जैसे बीटी कॉटन नाम सुना है आपने? बीटी कॉटन, उसकी वजह से गुजरात में जो रुई होती है, कपास, कॉटन जो होता है, उसका जो प्रोडक्शन करीब 8 गुना बढ़ गया। 10 साल में 8 गुना, कभी नहीं बढ़ा था पहले। 8 गुना मीन्स 800%, वो बीटी कॉटन की वजह से बना। तो ये जो जीनेटिकली मॉडिफिकेशन, इवन ह्यूमंस आने वाले हैं। आजकल लंदन में एक नई प्रक्रिया चालू हुई है कि आपको लग रहा है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको एक तरह का खामी है, तो उसकी जो डीएनए है वही मॉडिफाई कर देगा गर्भ के अंदर। तो ये सब चीजें होने जा रही है। तो आपको हर चीज में स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत आज विश्व में सबसे आगे है स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम कल भी हमने एक उपग्रह लगाया है अंतरिक्ष में, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिशन टू मार्स, हम लोग रिक्शा के जो भाड़ा होता है उससे भी कम दाम में हमने मार्स पे एक अंतरिक्ष में एक यान भेज दिया था। तो भारत जो है वो आज विश्व में स्पेस में भी बहुत आगे, आप लोग को और आगे ले जाना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ेगी। और आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि अगले 30 साल में 70% जॉब्स, 70% जॉब ऐसे होंगे जो आज हमने सोचे भी नहीं है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी नई जॉब निकालेगी। तो आपको सब पढ़ना है, आपको सब देखना है, आपको ग्रहण करना है, आपको अपनी जॉब क्रिएट करनी है। करीब 5 साल पहले एक पाकिस्तान से एक बड़े विद्वान मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले 1990 में पाकिस्तान बहुत अच्छा दिख रहा था, उसके पास अच्छी कारें थी, अच्छी सब चीजें थी, और भारत बहुत खराब दिख रहा था बिकॉज भारत में बड़ी गरीबी थी। उसने कहा कि 20 साल में आप लोगों ने क्या किया कि आप सब अच्छे अच्छे लगने लगे हो और पाकिस्तान बुरा लगने लगा। तो मैंने कहा आपने क्या बुरा किया हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक बार अच्छी की कि हमने एंटरप्रेन्योर्स को हीरो बनाया। जो उद्योगिक है, जैसे जफर सरेशवाला जी है, वो बिजनेस करते हैं, उसको हमने हीरो बना दिया। हमने अजीम प्रेम जी को हीरो बनाया, नारायण मूर्ति को हीरो बनाया, नंदन नीलेकनी को हीरो बनाया। तो वो लोगों ने टेक्नोलॉजी को हासिल करके अपनी जो जीवन है उसको सुधारा है। तो हमारे सब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर भी है, वो सब अपने जीवन को ऊपर लाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। तो हम जो है टेक्नोलॉजी का एक पावर हाउस बन चुके हैं भारत में, और आप सबको टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ना है। और साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 चीज पढ़ोगे तो आप अपने आप को आगे ला पाओगे और भारत को भी आगे लगा पाओगे। उस हिसाब से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। We have with us Professor Ved Prakash sir, Chairman, University Grand Commission. परम आदरणीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, श्री R.S. मौशाहारी, फॉर्मर गवर्नर ऑफ मेघालय, रेस्पेक्टेड जफर सरेशवाला जी, चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, रेस्पेक्टेड मिस्टर हक, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, मिस्टर आशीष चौहान, डॉक्टर बैनर्जी, डिम्पल कपानी, इनवाइटेड गेस्ट्स, भाइयों और बहनों,
मुझे आज इस प्रोग्राम में शामिल होते हुए बहुत खुशी हो रही है। जब मैंने ये राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एजुकेशन के बारे में सुना और मुझे पता चला कि वो तालीम की ताकत के बैनर के नीचे पूरे राष्ट्र के अंदर एक चेतना जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने भी इस मुहिम में अपने आप को जोड़ने की कोशिश की और उसके लिए मैं जफ़र श्रेसवाला साहब और बहन डिम्पल कपानी का अत्यंत आभारी हूँ। वैसे तो तालीम की जिम्मेदारी समाज के 4 अलग अलग अंगों के ऊपर होती है। उसमें से एक जो प्रमुख अंग है वो होता है राष्ट्र। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन समाज को शिक्षित करने में राष्ट्र के अलावा उतनी ही इम्पोर्टेंट भागीदारी होती है समाज सेवकों की और समाज सेविकाओं की। और हमारे देश के अंदर अत्यंत इस तरीके के उदाहरण हैं कि जो लोग वो अमर नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चूंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश की तो उसके चलते वो अमर हो गए। चाहे वो जमशेदजी टाटा हों जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की 1909 में, चाहे वो सर सैयद खान हो जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, चाहे वो ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर हों जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, चाहे वो पंडित मदन मोहन मालवीय हों जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उनको लोग भूल नहीं सकते। इसी श्रृंखला में तीसरी जिम्मेदारी अभिभावकों की होती है और अभिभावकों को एक दिशा देनी होती है अपने बच्चों को। बच्चा उस श्रृंखला में सबसे बाद में आता है और अगर किसी भी समाज के परिवार की आप इतिहास अगर आप देखें तो दुनिया के अंदर वो ही परिवार आगे बढ़े हैं जिन घरों में शिक्षा को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई है। और इसी पे जफ़र साहब ने इबादत की बात की तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि इबादत के लिए काफ़ी नहीं तस्बीह घुमा देना, इबादत के लिए काफ़ी नहीं तस्बीह घुमा देना, किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर सर झुका देना। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, इबादत है किसी नंगे को 2 कपड़े दिला देना, किसी बर्बाद को आबाद कर देना इबादत है, किसी निरक्षर को साक्षर कर देना इबादत है। ये असली मायने में जो ताकत होती है, असली मायने में बच्चे का जो सशक्तिकरण होता है वो धन दौलत से नहीं होता, वो शिक्षा के माध्यम से होता है। और अगर शिक्षा को हम सर्वोच्चतम प्राथमिकता दें तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा समाज, हमारी कौम आगे बढ़ेंगी। और किसी भी राष्ट्र के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को साथ साथ बढ़ाया जाए। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर समाज में या राष्ट्र में कुछ चिन्हित लोग ये सोचते हों कि अगर हम आगे उठ जाएंगे तो समाज आगे उठ जाएगा या राष्ट्र आगे उठ जाएगा, कोई राष्ट्र इस तरीके से आगे नहीं उठा है, कोई समाज उस तरीके से आगे नहीं उठा। हम सब लोगों को इकट्ठा होकर आगे बढ़ना है। भारतवर्ष की आज़ादी को आज 69 वर्ष हो चुके हैं और 69 वर्ष एक बहुत किसी भी राष्ट्र के इतिहास में बहुत लंबा इतिहास नहीं होता। मैं आज़ादी के बाद वाले इतिहास की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस राष्ट्र में जहाँ 18% लिटरेसी रेट होता था, आज 72% लिटरेसी रेट हमारे देश में है। तो हम लोगों ने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है, लेकिन काफ़ी कुछ तय करना आवश्यक है। हमारे यहाँ सिर्फ 2,20,000 प्राइमरी स्कूल्स होते थे। आपको हैरानी होगी कि हमारे यहाँ उस वक्त अपर प्राइमरी स्कूल्स की संख्या बहुत कम थी और सेकेंडरी स्कूल सिर्फ 14,000 थे। कॉलेजेस सिर्फ 20 थे और यूनिवर्सिटीज सिर्फ 20 थी और कॉलेजेस सिर्फ 500 थे। आज
हमारे देश के अंदर 6,72,000 से अधिक प्राइमरी स्कूल्स हैं। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूं जो राष्ट्र के द्वारा स्थापित किए गए हैं, राज्यों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं। उसी तरीके से आज विश्वविद्यालयों की संख्या 823 और कॉलेजेस की संख्या 39,863 हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर उच्च शिक्षा में आप देखें तो उच्च शिक्षा में हमारी भागीदारी उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की भागीदारी विकासशील देशों के अंदर है। और उसमें अगर और थोड़ा सा गहराई से आप जाना चाहें तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर उच्च शिक्षा में बच्चों की भागीदारी इतनी बेहतर है जितनी किसी भी विकसित यूरोप के मुल्क की हो सकती है। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर उच्च शिक्षा में हमारे बच्चों की भागीदारी 100 में से सिर्फ 7 बच्चे उच्च शिक्षा के अंदर प्रवेश पाते हैं। हमारे देश के अंदर ऐसी भी जगह हैं जहां पर 100,000 पॉपुलेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की संख्या 42 के करीब है। लेकिन ऐसे भी राज्य हमारे देश के अंदर हैं कि जहां पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर 100,000 पॉपुलेशन इज एज लो एज 6। तो बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस हैं। हम लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए जो एग्जिस्टिंग हमारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय हैं या इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, उनकी जो रेजिडुअल कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को हम लोगों को यूज करना चाहिए और उसके लिए समाज को आगे बढ़कर आने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है उन जगहों में जहां पर हमारा पिछड़ा हुआ समाज है और वहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, वहां पर हमें नए विश्वविद्यालयों, नए महाविद्यालयों और नए हायर सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं इसी राज्य की बात करूं, इसी राज्य में कोकराझार भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी राज्य में कार्बी आंगलोंग भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसी राज्य में मोरीगांव भी एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप वहां की विकास दर देखें और उसकी तुलना आप गुवाहाटी शहर के साथ करें तो आपको लगेगा कितना भारी अंतर है। तो हमें आवश्यकता है उन जगहों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को सुदृढ़ करने की, जिससे हम हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। मुझे एक चीज़ आपके सामने रखते हुए ये खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से हमने उच्च शिक्षा को वोकेशनल ओरिएंटेशन देने के लिए अथक प्रयास किए हैं और उसका फ़ायदा मैं चाहता हूं कि समाज के सभी वर्गों के अंदर जाना चाहिए, समाज को उसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने कम्युनिटी कॉलेजेस की स्थापना की है और कम्युनिटी कॉलेजेस 223 कम्युनिटी कॉलेजेस हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए हैं। मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें से 31 कम्युनिटी कॉलेजेस आसाम राज्य के अंदर स्थापित हैं और उन कम्युनिटी कॉलेजेस के अंदर हम 3 तरीके के प्रोग्राम चलाते हैं। अगर लोअर ऑर्डर के स्किल एक्वायर करने की बात है तो वो 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर डिप्लोमा लेना है, साल के अंदर जो डिप्लोमा दिया जाता है उसके अंदर हम डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी चलाते हैं और उसी के अंदर हम एडवांस लेवल डिप्लोमा प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो 3 तरीके के सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम और एडवांस लेवल डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन जो ये 31 जो कम्युनिटी कॉलेजेस आसाम के अंदर हैं और उन कम्युनिटी कॉलेजेस को हर एक प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय इसके अलावा हम लोग बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम पहली दफे भारतवर्ष के अंदर वोकेशनल ओरिएंटेशन हायर एजुकेशन को देने के लिए हम लोगों ने बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिनकी संख्या आसाम के अंदर 13 है। 2 कौशल केंद्र हम लोगों ने यहाँ एस्टैब्लिश किए हैं और कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके साथ साथ स्किलिंग के लिए वो प्रोग्राम ले सकते हैं, उनकी संख्या 93 है।
हम लोग 582 करोड़ रुपए स्किलिंग के ऊपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से उच्च शिक्षा के अंदर लगा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की जो एक मुहिम है स्किल इंडिया की, उसको और बेहतर और सुदृढ़ करें। और चूँकि समय कम है, मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा, लेकिन जाते जाते एक चीज़ और है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से हमने 5 रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज पर्टिकुलरली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, particularly for the children of the scheduled caste, scheduled tribes, women के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जामिया मिलिया दिल्ली, जामिया हमदर्द और भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसमें वो ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड नहीं हैं लेकिन वो वहाँ जाकर कोचिंग लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, सर्विसेज में एंटर करने के लिए, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित सर्विसेज हों, चाहे वो बैंक्स के द्वारा आयोजित सर्विसेज हों, या वो नेट एग्जामिनेशन के लिए हों, उसमें फ्री कोचिंग हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और अगर हमारे पास में डिमांड आती है तो हम कुछ और रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमीज स्थापित करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ भारत सरकार ने हमारे समाज को उठाने के लिए बनाई हुई हैं। आवश्यकता है कि हम उसकी जानकारी अपने समाज को दें, अपने समाज को आगे बढ़ाएं और अपने राष्ट्र को सुदृढ़ करें। एक लास्ट में एक बहुत उम्दा शेर है, मैं सुना देता हूं रिजू जी। एक ही हवा के झोंके थे, एक ही हवा के झोंके थे, अल सुबह अजब ता शाम अबद, जन्नत में उन्हीं से रौनक थी, दोज़ख उन्हीं से अजाब थे। थैंक यू वेरी मच। Shri Rijuji sir to kindly address the gathering. Sir. Most respected Professor Ved Prakash ji, Zafar Saraswala ji, former Governor Musharraf ji, Mahbubul Haq ji, Ashish Kumar Chauhan ji, Dr. Banerjee, and the guests present here, and my dear young student friends. मैं बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं समझता हूँ और वैसे भी समय बहुत ही सीमित है और मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, लेकिन मेरा ज़्यादा बोलना या कम बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो लोग जो शख्स यहाँ मौजूद हैं ये सब अलग अलग क्षेत्र से, एजुकेशन फील्ड से, बैंक से, बिजनेस सेक्टर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन साहब, इन लोगों का अपना अपना जो तजुर्बा है, एक दो शब्दों में अगर आपके सामने में बात रखा है और जो रखेंगे वो बहुत कुछ बयान करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया है और उससे ज़्यादा लोगों को दिया है। और बम्बई से भी आए, जब हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ साहब आए हैं तो उनका जो व्यू पॉइंट जो शुरू में उन्होंने रखा है, बहुत ही कम और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने में रखे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आता हूं और आपके ही प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में दिल्ली में काम करता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि, और मैं साथ साथ एक माइनॉरिटी होने के कारण मुझे अच्छा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में आज गुवाहाटी में बहुत अच्छा कार्यक्रम, और इसका शीर्षक भी देखिए, तालीम की ताकत, जो इतना पावरफुल एक मैसेज लेकर के ये जो कार्यक्रम रखा है। मैं खुशी हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला। और जब ज़फ़र साहब और हमारे डिम्पल जी मेरे ऑफिस में आए थे, तो मैंने उसी समय सोच लिया कि ये बहुत बड़ा मुहिम है और इसमें मुझे ज़रूर जाना चाहिए। और आज जब आपके बीच में आया, मुझे लगा कि वाकई में आपका जो जिस मूल भाव के साथ आपने इस काम को आगे बढ़ने का जो आपने ठान लिया और जिससे लोगों को कितना लाभ मिला, वो सब दिखता है।
और आज साथ साथ में कॉन्फ्रेंस को मुझे अटेंड करने का मिला, जहां मुझे कुछ मिनट नॉर्थ ईस्ट के जो चांसलर, वाइस चांसलर्स और जो इम्पोर्टेंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात करने का मौका मिला। तो कुछ शब्दों में मैंने वहाँ इंटरेक्शन भी किया। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि शिक्षा का बिना क्या होता, और हम लोग जिस जगह से आता है वहाँ शिक्षा प्राप्त करना कितना मुश्किल है। वैसे तो अपने जो समाज में जैसे चलता है वो तो चलते रहेंगे, और एक तरफ से एजुकेशन मिलता है, किस तरह से खेती करना, किस तरह से जीना, एक जीने का तरीका है, वो भी एक शिक्षा है। लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन जिसको पहले शिक्षा मिल गया, आप सोच लो बदलाव उसमें ही जल्दी आएगा। मैं अपने क्षेत्र को देखता हूँ और जगह जगह जाकर के देखता हूँ कि कौन सा इलाका है जहाँ पहला शिक्षा आया, फॉर्मल शिक्षा प्राप्त हुआ, और उस जगह में बदलाव कैसे आया। हमारा अरुणाचल में एक जगह है आलोंग, वहाँ पे पहले सब बराबर था, सारा कई स्कूल कॉलेज तो होते नहीं थे। एक जगह में आरके मिशन का एक स्कूल खोला आलोंग में। वहाँ के एक जो पुराना इंडिपेंडेंस का जब लड़ाई चल रहा था तो हमारे वहाँ पे कुछ लोग उसमें हिस्सा लिए। तो उनमें से जो एक हैं थोड़ा सा जवान था, तो उनके दिमाग में ये आया कि हमारा यहाँ पे एक स्कूल होना चाहिए। तो उन्होंने जाकर के आरके मिशन वाला को कहा कि भाई सुना है आप लोग स्कूल खोलते हैं, तो हमारा वहाँ एक आप स्कूल खोलिए। और जब स्कूल खोला, क्योंकि वो पहला स्कूल था, अच्छा स्कूल बना। आज अरुणाचल का लगभग 50% ऑफिसर्स जो चीफ इंजीनियर हैं, एजुकेशन में जो बहुत अच्छा ऑफिसर बन गया है, कोई आईएएस आईपीएस भी बन गए हैं, कोई लोग टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से बहुत ऊंचे स्तर पर भी पहुंचे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट नौकरी करता है, कुछ लोग पब्लिक फील्ड में। लेकिन जो लीडिंग लोग हैं, जो लोग समाज में आगे बढ़े हैं, वो उसी स्कूल में पढ़े, और जो लोग वो स्कूल नहीं पहुंच पाया वो पीछे छूट गया। वैसे ही बाद में सरकारी स्कूल भी, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं पढ़ते थे, मेरा पिताजी वहाँ एमएलए थे उस जमाने में। तो एमएलए होने से भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंड नहीं था कि हमारा बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजना ही है किसी भी तरह से, वो उतना उसका मन में था नहीं। चलो स्कूल खोल गया, उसको भी, बेटा को भी पढ़ाओ। तो मैंने जब वहाँ अपने जो गांव में स्कूल थे, मैंने पढ़ाई किया, तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन ऐसा मेरा भाव आया कि जो हम सीखना चाहते थे वो हमारे पास नहीं थे। मैं क्लास 7 में था, मुझे याद है, मैं कुछ ज्योग्राफी का क्लास 7 में, तो यहाँ में शायद सब आप लोग तो क्लास 7 से ऊपर वाले हैं, कोई छोटे वाले तो है नहीं। तो क्लास 7 में क्या सीखता है, एलिमेंट्री नॉलेज ही होता है, जैसे कि कितना किस्म का क्लाउड्स होते हैं, बादल कितना किस्म का होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो उसमें लिखा है कि 12 किस्म के क्लाउड होते हैं, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। तो मेरा इच्छा ये हुआ कि ये 12 होता क्या है, कितना 12 तो है वो जानकारी हो गया, लेकिन 12 कौन कौन सा है, कैसे बनता है, वो जानने का इच्छा था। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो मिलने का कोई साधन नहीं था। ना हमारा वहाँ कोई लाइब्रेरी था जहाँ किताबें पढ़ सकते थे उस जमाने में, ना गूगल था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। और ज्योग्राफी का कोई और हमारा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ से मैं किताब लेके पढ़ सके। तो मेरा मन में इच्छा होते हुए भी साधन नहीं था, तो मैं नहीं पढ़ पाया। तो बाद में मैं तुरंत जब वहाँ से बाहर निकले, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गया, तो मैं तुरंत ज्योग्राफी का वो भी क्लाइमेटोलॉजी जो किताब होते हैं उसको मैंने कहीं से ढूंढा, और मुझे ये जानना ही है कि ये 12 किस्म का क्लाउड है, कौन कौन सा है और कैसे फॉर्म होता है। तो मैंने बाद में जाकर के उसको बिल्कुल मैंने रिसर्च करके निकला किताब, और मैंने उसको जानकारी ले लिया। जबकि वो किताब था वो बीए में पढ़ने का, जो ज्योग्राफी ऑनर्स होते हैं वहीं पे अवेलेबल है, वो क्लास 10 में नहीं था। लेकिन मेरा उत्सुकता इतना ज़्यादा था, तो मैंने क्लास 7-8 में ही उसका जानकारी ले लिया। तो बाद में जब मैंने क्लास 10 पास किया तो आर्ट्स में थे, मैं ज्योग्राफी में लिया। तो हमारे दाइमा सर एक थे जो ज्योग्राफी पढ़ाते थे, वो बोला कि किरण हमने जो नहीं पढ़ाया आपने पहले कैसे कैसे जानकारी ले लिया, आपको तो मैं पढ़ाया नहीं,
फिर भी आपने ये सब कहाँ से पढ़ा? तो मैंने बोला सर मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, इतना मेरा उत्सुकता इतना ज़्यादा है कि मैंने ढूंढ ढूंढ के ये सब पढ़ा है। इसलिए कि नहीं मुझे फॉर्मल डिग्री लेना है, इसलिए कि सचमुच में मुझे जानने का इच्छा था। तो ऐसे करके मैंने देखा, तो उस समय जो है इतना उत्सुकता होने के बावजूद भी अवेलेबल नहीं था। आज के दिन में सारा चीज़ अवेलेबल है। आप कोई चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है। आप अगर जानना चाहता है या जानने का आपका मन में उत्सुकता है, तो आज के दिन में आप एजुकेशन प्राप्त करना बहुत ही आसान है। मैं अभी आया आपके ये हॉल के बाहर में, वो डिस्टेंस एजुकेशन का कार्ड लेकर के हमारा लोग बैठे हुए थे। तो दूर में भी आप पढ़ सकते हैं, और अब डिस्टेंस एजुकेशन आप टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समय में तो कहाँ था, और हमसे भी जो सीनियर लोग हैं उस समय में तो और क्या हालत था, क्योंकि हम तो जो बात कर रहे हैं वो लेट 70s और अर्ली 80s का मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले कितना मुश्किल था। ऐसा हालत में भी लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया और वो हमारा स्ट्रेंथ बन गया। उस समय हिंदुस्तान में पढ़ाई करने का ज़्यादा सुविधा नहीं था, तो लोग इंग्लैंड में जाकर के अमेरिका में पढ़ाई करने लग गया। कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं था, तो नौकरी की तलाश में जाकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। कोई तो लेबर काम करने के लिए कोई फिजी चला गया। वेस्ट इंडीज़ में आप कितने कंट्री से छोटे छोटे वहाँ इंडियंस लोग चले गए, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। और आज सब जगह जाकर के जो इंडियन डायस्पोरा है, आज हिंदुस्तान का जो इंडियन डायस्पोरा जो है दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है, और वो हमारा एक एसेट बन चुका है। वो जो है तलाश था उसका इच्छा था कि हम कुछ करें। और हम लोग जो घर में रह गए हैं, हिंदुस्तान में रह गए हैं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस देश को मजबूत बनाना है, हमारे समाज को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो एक ही तरीका है, आप शिक्षा प्राप्त करना है। ये तालीम की ताकत जो आपने जो सही जो ये शीर्षक दे करके जो अभियान चलाया है, इससे बड़ा ताकत कोई हो नहीं सकता। नहीं तो ऐसे क्यों कहेगा कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये बात ऐसे नहीं कह सकते हैं। वो लोगों ने सोच समझ करके ये कहा है कि तलवार की ताकत से कलम का ताकत ज्यादा होता है। और इसी का नाम से आज समाज में अगर हम लोग एजुकेशन का हर लेवल तक पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश का जो असली ताकत है वो तालीम ही होता है। और जिस समाज में तालीम नहीं हो सकता, एजुकेशन अगर नहीं है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो लंबा आप रास्ता तय नहीं कर सकता है। इतिहास में आपने देखा होगा, कोई स्टेट इमर्ज की तलवार के माध्यम से किसी को कब्जा कर लिया होगा, लेकिन वो कब्जा कुछ समय कर सकता है, वो परमानेंट नहीं कर सकता है। लेकिन आप एजुकेशन के माध्यम से अगर पकड़ लिया तो वो जड़ हमेशा के लिए हो जाता है। हम लोग हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, ये दो जो रिलीजियस कम्युनिटी के हिसाब से एजुकेशन का परसेंटेज में नेशनल एवरेज से कम है। हमारा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू है, सिख है, जैन है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। लेकिन जो मुस्लिम्स और बुद्धिज़्म में हम जो फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। मुझे लगता है कि अभी लंबा चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन हमारा सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री ने जो अभी यूजीसी चेयरमैन साहब ने कोट किए हैं, सबके साथ सबका विकास, इस नारा को लेते हुए जो काम करने शुरू किया एजुकेशन सेक्टर में और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो धीरे धीरे आने वाला है, मेरा पास कोट करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उसको आपको रीड आउट करके बता के कोई समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। लेकिन बहुत बदलाव आने वाला है। सरकार ने जैसे हर राज्य में, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, हर राज्य में IIT होना चाहिए, NITs तो होना चाहिए, IIM होना चाहिए। उन स्तर का शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी जरूरतें इंस्टीट्यूशन चाहिए नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। और ऊपर से जो माइनॉरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, अभी जैसे जफर साहब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट मौलाना आजाद नेशनल ये उर्दू इंस्टीट्यूट में जो अभी वो चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं, अभी रास्ते में वो मुझे बता रहे थे कि इतने सालों से इंस्टीट्यूट बनाया, चांसलर भी बनाया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल हेल्प या कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कोई नहीं था। नाम का यूनिवर्सिटी था, लेकिन जफर सरिसवाला साहब आने का साथ साथ काम शुरू हुआ, सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट में देने का आरंभ हुआ।
वैसे ही पूर्वोत्तर में हमारे जो अभी गुवाहाटी के आसपास से लोग अब आए हैं और भी जगह से आए हैं, जितना भी जो माइनॉरिटी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जितना है उसको बिल्कुल ताकत देना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल यही प्रधानमंत्री जी के नारा को मैं मन में लेके चलता हूँ। हिंदुस्तान आगे बढ़ना है, एक जाति एक धर्म आगे बढ़ने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। हर धर्म और हर क्षेत्र, हर धर्म हर जाति के लोग उसमें, उस प्रोग्रेस में, उस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर का जो 8 राज्य है, ये पीछे रह जाएगा और हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा इस सरकार के काल में जितना भी हो सके, मैं उस सरकार में एक सदस्य होने के कारण, एक मंत्रिमंडल का सदस्य होने के कारण मेरे भी सीधा सीधा जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मैं बाकी कार्यक्रम छोड़ के मैं आज के इस कार्यक्रम में आने का जो प्रयास किया, मुझे खुशी है कि आप लोग का इस जो अभियान है उसको मुझे खुद देखने का भी मौका मिला और कुछ सुनने का भी मौका मिला। और आगे इसमें चलने के लिए जो आपका प्रयास है, जो अभियान है, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके इस अभियान में बिल्कुल साथ दे के चलूँगा। और जो ये राइज आपका जो तालीम की ताकत को चलाने का जो आपका बॉडी है, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, नाम भी इतना अप्रोप्रिएट है। मैं इस टीम का खास करके अपना जो डिम्पल जी और जफर साहब का जो टीम है वो बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। इसलिए मैं आप दोनों को, आपके पूरा टीम को भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में आपका कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। और आपका इस अभियान में हो सके तो मेरे ओर से भी कोई और कंट्रीब्यूशन हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और आखिरी में जाते जाते जो हम लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक कभी कभी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जैसे कि जो हम माइनॉरिटीज कहते हैं, तो हम जो हिंदुस्तान का बड़ा मानचित्र में हम सोचते कि हम कमज़ोर हैं, या हम दिल्ली से दूर हैं, या जो मेन स्ट्रीम जो लोग होते हैं उससे हम हटके हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक देश का सदस्य, हम इस देश का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, और कभी कहते कि नॉर्थ ईस्ट भी मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहिए। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि इसी देश में कहीं मेन स्ट्रीम कहीं साइड स्ट्रीम नहीं होता है। हम जहाँ बैठे हैं, जिस धर्म का है, जिस जाति का है, वही इस देश का मेन स्ट्रीम है। इसमें कोई किसी को अलग, किसी को कमज़ोर समझने का नहीं है। हम सब इस देश का सदस्य हैं, इस देश का नागरिक हैं, और इस देश का बराबर हकदार हमारा बनता है। इसलिए इसको आगे बढ़ने के लिए अगर हम माइनॉरिटी है, हम कमज़ोर है, चिल्लाते रहने से हमारा दर्जा आगे नहीं बढ़ता है। उसके लिए अपना ताकत हमको अपना जो शिक्षा के माध्यम से, तालीम के माध्यम से हम अपना आप को मजबूत बनाना होगा। तब जा करके हमको कोई नहीं कह सकते कि आप माइनॉरिटी है, आप पीछे हैं। ये सब जुबानी बात है, इसको कोई मानने वाला बात नहीं है। मैं अपना आप को कमज़ोर नहीं समझता हूँ। और इंसान जो अगर वो एडुकेटेड है, लिटरेट है, वो जानकारी है, वो अपना आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेगा। अगर कमज़ोरी है तो शायद आपका किसी ना किसी चीज़ में, आपका सोच में कमज़ोरी होता होगा। इंसान अपने आप में कमज़ोरी हो ही नहीं सकता है, ये मानसिकता है। आपके दिमाग में आप कमज़ोर सोच लिया तो आप कमज़ोर है, लेकिन आप अपने आप को समझ लिया कि हम किसी से कम नहीं है, हम सबसे मिलकर के सबके बराबर है, तो आप कमज़ोर नहीं हो सकता है। इसलिए हम हमेशा बाहर जब चलते हैं, हम पहले भी बाहर विदेशी जाते थे, आज भी हम विदेश जाते हैं। आज हिंदुस्तान की इज्जत जो है उछल के बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है। मैं 2004 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, तब भी, और सांसद बनने से पहले भी मैं विदेश जाता था। उस समय हिंदुस्तानियों को किस नजरिया से देखते थे बाहर के लोग, और आज जब हम इंडियन है कहने से लोग किस नजरिए से देखता है, इसमें जमीन आसमान का बदलाव आया है। और मैं अभी जब मंत्री बन करके जाता हूं तो एक हिंदुस्तानी मंत्री, इंडिया का मिनिस्टर होने के नाते हमारा जो कुर्सी रखने का तरीका है, हमको बिठाने का जगह है, वो भी पहले जैसे कोने कोने नहीं है। अब हम सेंट्रल एक जगह ऑक्युपाई कर चुका है इस दुनिया में, क्योंकि जहां भी हिंदुस्तानी लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हो या बाहर विदेश में जो जाकर के हमारे प्रवासी भारतीय हैं, वो भी हर जगह तालीम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से सबने अपना ताकत दिखाया है। इसलिए इस देश का हर लोगों को ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज के समय में जब हिंदुस्तान उभर के आ रहा है,
हम कभी भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हमने, और हमारा जो CEO साहब ने, चौरसिया साहब ने जो अच्छा बात कहा, पहले जैसे कि मैं भूटान गए थे तो भूटान में सब इम्पोर्टेड गाड़ियाँ चलती थी, टोयोटा के, वहाँ से होंडा के, क्योंकि वो अपना मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, तो वो सारा इम्पोर्टेड गाड़ी है, तो देखने में तो बहुत अच्छा है। और लोग आते गुवाहाटी में, अरे यहाँ तो एक नहीं, ये तो सब एम्बेसडर गाड़ी सोली ऐसे एक नहीं आते, तो तो भूटान और सभी ना था तो पूरा इम्पोर्टेड फॉरेन गाड़ी सोली ऐसे। अरे नेपाल क्या, नेपाल में भी वही हो, नेपाल तो पूरा एकदम फॉरेन गाड़ी सब सोली ऐसे। इंडिया ते गुवाहाटी तो मात्र ये तो टूटा फूटा गाड़ी तो है सोली ऐसे। तो लोग ऐसे देखते थे, अरे हम लोगों को तो बोलते कि हम लोग तो सिर्फ अपना जैसे तैसे बना के चलते हैं। लेकिन आज देखिए, मैं उन देशों को कमजोर बोल के नहीं बोल रहा हूं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन आज भी वो दूसरे के निर्भर से चलना पड़ता है। लेकिन आज हिंदुस्तान सब कुछ अपना बनाता है, गाड़ी भी अपना बनाता है, रॉकेट भी अपना बनाता है, हर चीज अपना बनाता है। इसलिए अपना ही एजुकेशन, इंडिजिनस एजुकेशन, मेक इन इंडिया का जो नारा लगाया प्रधानमंत्री ने, हमारा ही देश में हमारा यही इन्वेंशन होना चाहिए, इनोवेशन यही होना चाहिए और सारा चीज यही बनना चाहिए। तो ये मेक इन इंडिया नारा के साथ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन वैल्यूज के साथ, हमारा जो परंपरा के साथ, हमारा धर्म, हमारा सारा जो शिक्षा, जिस तरीका से हम धार्मिक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करता है, या हमारा जो एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने का तरीका है, जो भी हो हिंदुस्तानी होना चाहिए। और हिंदुस्तान तरीके से अगर हम चलता है तो विश्व में हम किसी से कमजोर नहीं होगा। और जिस रफ्तार से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जिस खूबसूरत से आज ये तालीम की ताकत के नाम से जो कार्यक्रम रखा है, ये सब देखते हुए मुझे बिल्कुल इनकरेजमेंट मिलता है। और उससे ज़्यादा जो यहाँ इतना जो यूथ, जो स्टूडेंट, सबसे वो भी ज़्यादा हमको गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा नज़र आया, फीमेल्स हमारे जो बहनाएं ज़्यादा नज़र आए, ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक ताकत का एक सोर्स है। और उससे सचमुच में मुझे बल मिला है, मेरा तरीका, मेरे सोचने का जो अंदाज, ये सारा चीज़ इससे बल मिलता है। इसलिए मैं बहुत इनकरेज्ड होकर के वापस जा रहा हूँ। और इस इम्पोर्टेंट आज के जो बैठक में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। We request Dr. S.S. Banerjee to kindly address the gathering. Sir. Distinguished guests of honor on the dais, greetings from IDBI Bank. It is indeed an honor for me to address such an august gathering. Education first to uplift communities, or rather Talim Ki Taakat, essentially showcases how education can energize communities by equipping themselves with essential knowledge and skill, and in the process bring the minorities into the mainstream. In fact, Talim, or education, in every sense, is one of the fundamental factors of development. No country can achieve or attain sustainable economic development without substantial investment in human capital. Education enriches people's understanding of themselves and the world. It improves the quality of life and leads to broader social benefits to individuals and to society. Education raises people's productivity and creativity and promotes entrepreneurship and technological advances. In addition, education plays a very, very crucial role in securing economic and social progress and also improving income distribution. Coming from the banking sector, I would like to start with the importance of education, which all bankers are observing in the social service schemes of the government. The financial inclusion program of the government is essentially to extend financial services to the large unbanked population. However, for banks to fulfill the mission of financial inclusion, a main lacuna that we are facing
is that of financial literacy. So financial literacy or financial education is become one of the priorities for the banks today. We have launched, almost all banks, whether it is public sector or private sector, have launched massive campaigns to create awareness among poor households for a better understanding of the facilities of the different schemes that the government of India have introduced. Simultaneously, banks are also putting in place client-friendly procedures that can encourage and motivate all individuals, all excluded or included individuals, to open and operate bank accounts. India now, if you see, as has been told by my previous speakers, have been now evolving as one of the great knowledge-based economies of the world. Despite the emphasis on education, the stress on education and training in the country, we still find that there is a shortage of skilled manpower. As an immediate necessity, there has been urgently a reason that the formal and the informal skill upgradation assumes paramount importance. Recognizing this importance of vocational education, banks have been playing a very, very important role in facilitating vocational training. The young students that are here would be glad to know that the banks recognize vocational training perhaps as one of the pillars of our educational society, educational system. And most banks have been having skill development programs whereby banks provide loans including basic tuition, course fees, purchase of books, including all kinds of fees like examination fee, library charges, lab fees. Even caution deposits are paid by the banks in the form of loans to individuals and students who take up vocational training. Generally, most of the banks do not insist upon collaterals or even third-party guarantees, in most cases up to some specified amounts, which is very, very generous. Banks consider vocational training to be a very important factor for our education and development. And in this context, I would like to mention one of the initiatives of our bank, IDBI Bank, that we have promoted an institute called Entrepreneur Development Institute in Ahmedabad, which is facilitating entrepreneur development. This is facilitating emergence of first-generation entrepreneurs in the SME sector and in the growth-oriented enterprises. EDI, or Entrepreneur Development Institute, has a very important belief, and that is that entrepreneurs need not necessarily be born. They can be made through trainings. I repeat, entrepreneurs need not necessarily be born. They can be made. Each of you, if you are given a proper training, you all can develop as successful entrepreneurs. Given the development of education, the different courses which my previous speakers have said has come across, education is also becoming very costly. It is the endeavor of all the banks to see that no meritorious students who have merit, can be deprived of higher education because of lack of funds. We bankers provide educational loan to almost any deserving candidate. And the terms and conditions of these loans are indeed, can be basically adjusted to the needs of the student. These loans are basically, again, broad. It has everything like, if you are going to study abroad, the bank will pay your passage fee. If you want to buy a computer or a laptop computer for your education, the bank will finance that. Bank will even pay for the insurance premium for students.
And we believe that these kind of schemes that we have taken up will help in providing and help in spreading education to the masses. I would like to conclude by saying that education, including skill development, assumes significance as becomes one of the key differentiators of the growth of an economy. Economic growth in recent years have been based on the availability and the quality of education that has been provided. तालीम की ताकत आज की दुनिया में शायद सबसे मजबूत और असरदार ताकत है. Thank you, ladies and gentlemen. Shri Musari sir is a much loved man of the masses. Sir, kindly address the gathering. Mr. Ved Prakash, Jafar Sahab, Moabul Haq, Ashish Kumar Chauhan, Soumya Shankar Banerjee, ladies and gentlemen, skill will help you to procure a livelihood, a means of livelihood. Knowledge will satisfy you internally. আপোনাৰ যিটো knowledge, জ্ঞান আছে, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ সুখৰ কাৰণে হ'ব লাগে. সুখ দিব পাৰি, কিন্তু যিটো স্কিল, আমাৰ যিটো পাকৈত এটা ফিল্ডত, যেনে মই গাড়ী ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, চাইকেল ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, কিবা এটা কাম কৰিব পাৰোঁ, মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, এইবোৰ স্কিল, সেই স্কিলবোৰ হ'লে আমি নিজৰ এটা জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে এটা উপায় পাব পাৰোঁ. বাট নলেজ ইজ ডিফাৰেণ্ট. আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ নলেজটো হ'ব লাগিছিলে, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এইমটো হ'ব লাগিছিলে এলং উইথ স্কিল দ্য নলেজ. আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মানে ইমানখিনি ভাল ভাল এটা মটো লগাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত. ইউ মাষ্ট বি, আই এম চিয়'ৰ, our chairman of the UGC, Mr. Ved Prakash, must be knowing the mottos of various universities. I am reminded of the University of Mysore. University of Mysore was established in 1916, if I am not mistaken. You know what is its motto? Its motto is, Nahi Gyanena Sadrisam. That is a Sanskrit word. Nahi Gyanena Sadrisam Pavitramih Vidyati Tat Soyam Yoga Samsiddhaha Kaliratmani Bindati. Hey, from this sloka they have taken the first few words, Nahi Gyanena Sadrisam. Tamani Gyanor Nishina Aru Hontusto Koryopara Konu Taite Napai. Nijor Hontusto Karne, Nijor Hukor Karne, Gyan Ordan Koryoলাগে. It all Mysore University logo. তাত লিখা আছে যেনেকৈ. আমাৰ যিবোৰ মানে আমি ভাবোঁ যে মাইচৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো ভাবি পেলাই সেইটো লগাইছে এটা মটো হিচাপে, আই থিংক ইফ দিছ ইজ ফলোড উই কেন হেভ এ বেটাৰ হিউমেন বিং. বাট দেৰ ইজ ডেফিচিয়েঞ্চি, উই হেভ নট বিন এবল টু ডু ইট. আমাৰ ইয়াত আজি বহুতখিনি, আই এম চিয়'ৰ হিয়াৰ দ্য মেজৰিটি আৰ ফ্ৰম দ্য মাইনৰিটিজ. এটা minority কোন? Who is the minority in India? Minority is not an all India phenomenon. In Assam, Islam followers are not minority. আপোনালোকে mostly followers of Islam, Muslim সম্প্ৰদায়ৰ আপোনালোকে, মই যদি ভুল কৰা নাই, আপোনালোকে অসমত minority নে? নহয়. আপোনালোকে, you are majority in Assam, the single group majority in Assam. And Muslims are 34% in Assam. How can they be minority? I am minority. মই tribal groupৰ আছো, we form only about 10%. আমাৰ 10% হয় ইয়াত. আপোনালোকে minority কেনে পাব? You have the force. আপোনালোকৰ numerical force আছে. All Indiaত আপোনালোকে 12 to 14% হৈ আছে. কিমান ডাঙৰ এই 120 কোটি মানুহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰায় 18 কোটিমান আছে. নেক্সট টু ইণ্ডোনেছিয়া, ভাৰততে বেছি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে পৃথিৱীত.
গতিকে আপোনালোক মাইনৰিটি বুলি এটা মানে ই নাভাবিব উইকনেছ, দুৰ্বলতা। ডোণ্ট ফিল দেট উইকনেছ অফ বিং এ মাইনৰিটি। ইউ আৰ নট মাইনৰিটি। কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো অৱস্থা ভাৰতত বা যিকোনো মুছলিম দেশক আপুনি দেখিলে বেলেগৰ তুলনাত, if we compare the Muslim communities of the entire world with the rest of the world, I think you are backward. আপোনালোকে backward হৈ আছে ইকনমিকেলি, এডুকেশ্যনালি। আপোনালোকে backward হৈ আছে। কিয় backward হৈ আছে? এই পাৰ্লিয়ামেণ্টত, Kiran Rijiju has gone, in the arc-shaped outer lobby of Lok Sabha, Lok Sabhat eta lobby ase bohibo para, tat eneka ghuroniake eta dorja ase, tat bhumuat, tat duta inscription ase. There are two inscriptions in the outer lobby of the arc-shaped Parliament Lok Sabha House. Pratham to hol tat bahut kini ase, but duta mon boniche. There are many other inscriptions, but two are very appealing to me. Eta to hoise in Arabic. That particular inscription in Arabic, I think I have not seen it, but it is written in possibly Devanagari script. I do not know. That someone must tell me, because I have not been a member of parliament. That koa hoise Ingrajit koa hoise. Ingrajit in English it says, Almighty God will not change the condition of any people unless they bring about the change themselves. Quran, in Arabic it is, in Arabic. Almighty God will not change the condition of any people unless you change it, unless you bring about a change yourself. তার মানে ভগৱানে কাৰো কোনো অৱস্থাৰ মানে হলনি নকৰে, যিমান লৈকে নিজে সেই অৱস্থাৰ হলনি নানে। সেই ভগৱানক সদায়ে ভাবি পেলাই হ'লে হ'বনে যে ভগৱান মোক সহায় কৰা, মোৰ কাৰণে ভাল কৰা, সেইটো নহ'ব। আমি কাম কৰিব লাগিব, নিজৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। চ' সেইটো আপোনালোকক এতিয়ালৈকে এই পলিটিক্সৰ মানুহে পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া ভোট ওচৰ আহিব বহুতখিনি ফচলনি দিয়ে। মাইনৰিটি বোলে ফচলিটি কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ ভোট পাই পেলাই জিকি আছে কেইজনমান পাৰ্টীয়ে, জিকি পেলাই কি কৰিছে? আপোনালোকক প্ৰতাৰণা দিছে। তাৰ বাহিৰে কি কৰিছে? একোৱেই কৰা নাই। গতিকে আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব ভুল ক'ত হৈছে, যে আমি এই পাৰ্টিক সকলোৱে মিলি পেলাই ভোট দিম, তেনেকুৱা ক'লে নহ'ব। আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কোনে কিমান ভাল কৰিব পাৰে, ভাল কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে। সেইমতে আপোনালোকে সিদ্ধান্তটো ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ প্ৰথম ভুলটো এইটোৱে, আপোনালোকে নিজে কামটো কৰিব নিবিচাৰি বেলেগক দ্বাৰা কৰাব বিচাৰিছে, পলিটিচিয়ানৰ দ্বাৰা। তেওঁলোকে নকৰে, আপোনালোকে নিজেই কৰিব লাগিব সেইটো। তাৰপিছত আদাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন in that parliament Lok Sabha, it's in Sanskrit. Sanskrit to moi jano he karone Sanskrit ko paro. Arabic I did not know, so I spoke in English. Sanskrit ot koise ayam nijaha para beti ganana lagu chetasam udara charitanam tu vasudaiva kutumbakam. Heitu tar mane koise je heitu mor, heitu tomar, tenekwa koa manu ei manuhor jitu thek monobhabtu বুজায়। উদাৰ মানুহৰ কাৰণে, উদাৰা চৰিতানামটো উদাৰ মানুহৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীয়ে মোৰ ঘৰ। সেইটো স্পিৰিটটো আমি ল'ব লাগিব, যে আমি যেন ডিভাইড নহওঁ, যে মুছলিম, ট্ৰাইবেল, হিন্দুজ, খ্ৰীষ্টিয়ান বেলেগ বেলেগ হৈ আছে। সেইটো ডিভাইড কৰি কৰি আমি নষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ মাজত। একেই মানুহ, আমি একে জন্মৰ মানুহ। জন্ম হোৱাৰ আগতে আমাৰ ধৰ্ম নাছিলে। ধৰ্ম আছিলে জানো আমাৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত? আগত মৰাৰ পিছত ক'ত জন্ম আমাৰ ধৰ্ম থাকিব? কোন মানুহ হিচাপে আমি জন্ম হৈছোঁ?
আমি খ্ৰীষ্টিয়ান আমি মুছলিম সেইটো জন্মৰ পিছতে হৈছে that we are Muslim, we are Christians. This is after you are born. Because you are born in a particular family, you belong to the religion. Most of us, we don't choose our religion. Amar mazot konebai kore ne moi kon dharmor hom boli konba decide kore neki. Ei jonmor karone hoise. Moi jodi Christian, moi Christianer jonmo hoiso. Ei karone moi Christian. Moi Muslim, মই মুছলিম ঘৰত জন্ম হৈছোঁ মই হিন্দু ঘৰত জন্ম হৈছোঁ সেইটোহে কোনেওতো ডিচাইড নকৰে খুব কম মানুহে ডিচাইড কৰে মই কোন ধৰ্মত যাম বুলি গতিকে সেই যে পৃথকতাটো সেই দ্য ডিফাৰেঞ্চ দিছ ইজ অনলি আফটাৰ আৱাৰ বাৰ্থ এণ্ড আফটাৰ উই ডাই ইজ নট গোয়িং টু বি ডিফাৰেণ্ট উই আৰ গোয়িং টু ডাই এজ এ হিউমেন বিইং কোনে জানে মৰাৰ পিছত আমাৰ চিনাকি কি হ'ব আমাৰ চিনাক্তটো কি হ'ব আৰু মানুহক এই ধৰ্মৰ নামত চিনাকি দিয়াটো একেবাৰে বৰ ঠেক এজন মানুহ মই এজন ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰী মই যদি কওঁ যে মই বড়ো হৈ থাকোঁ সেইটো নহয় না মই বেলেগ পৰিচয় আছে মই পুলিচ অফিচাৰ আছিলোঁ মই মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত আছিলোঁ মই ৰাজ্যপাল আছিলোঁ মোৰ ফেমিলি আছে এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী আছে সেইবোৰতো মোৰ চিনাকি হয় না নহয় গোটেইবোৰ মোৰ চিনাকি কেৱল মই যে বড়ো আছোঁ সেইটো এটাৰ ভিতৰত সেইকেইটা চিনাকিৰ ভিতৰত এটা ঠিক তেনেকৈ মই মুছলিম মই হিন্দু that is also only one of the identities of my life. I might be a Muslim, but I might be a very good singer. I might be a very good artist. I might be a very good player. I might speak very good Urdu. That I am a Muslim is only one of my identities. So this, let us not narrow down ourselves to this identity of religion. Let us identify ourselves as a human being first. Human being, what are the qualities I have? I am a great economist. I am a very good cultivator. মই বৰ ভাল খেতিয়ক মই ভাল ফুটবল খেলিব পাৰোঁ মই ভাল আৰ্টিষ্ট মই বৰ ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা আইডেণ্টিটিও আছে আমাৰ We have with us Shri Mahbubul Haq sir, Chancellor, University of Science and Technology Meghalaya and Chairman ERDF to kindly give the vote of thanks. A very good evening to everyone. Assalamu alaikum. The former Governor of Meghalaya, Sri Ranjit Shekhar Mushahari sir, who was the spirit behind in getting University of Science and Technology Meghalaya, the Chairman of University Grant Commission, Professor Ved Prakash ji, Sri Ashish Chauhan, CEO of Bombay Stock Exchange, Dr. Banerjee from IDBI Bank, and the spirit behind of entire program, Janab Zafar Sharashwala Sahab, who is the Chancellor of Maulana Azad National University, Madam Dimple Kapani ji, the large number of dignitaries across the dais, ladies and gentlemen, media friends. We have different lines of vote of thanks I must carry forward. First, on behalf of the audience, যিমান আমাৰ ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে হলৰ মাজত আমি সবে মিলি we have to give a very great thanks to RISE, Rashtriya Institute of Skill Education, who have organized a very nice function for the people of Guwahati only. Some of the people from different village areas, but they are settled in Guwahati. They are going for education in different institutions. Certainly, on behalf of the audience, I will make a request that, sir, Assam have a different parts. We have Borakbeli, we have Lower Assam, and the minority people are located in these areas. We will be more happy if you organize such kind of program in these localities. Thank you very much to organize such kind of program in Guwahati. Very highly dignified people. वो सब लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा मिलना चाहिए था किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर समझाने के लिए मुशाहरी साहब को 1 घंटा चाहिए था हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सर को 1 घंटा चाहिए था इतने हाईली डिग्निफाइड लोग ऐसे एक डायस में मेरे ख्याल में इंटेलेक्चुअल लेवल के गुवाहाटी में मेरे ख्याल में बहुत कम प्रोग्राम ऐसे हुआ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राइज Rashtriya Institute of Skill Education for organizing this program and I must thank all the audience very obedient audience
बिल्कुल शुरुआत से लेकर अभी तक बैठ के सुन रहे हैं कि इतने अच्छी तरह से बैठे सुने हैं आप लोग। हमारे मिनिस्टर सब थे, बहुत अच्छा लेक्चर दिया उन्होंने और बहुत हिंदी में अच्छा लेक्चर दिया। तो मुझे भी ख्वाहिश हुआ कि हम भी थोड़ा सा हिंदी बोले, लेकिन उसमें मेल फीमेल का गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग हिंदी नहीं बोलते। एनीवे, आई एम वेरी ग्रेटफुल on behalf of the RISE. I must express the gratefulness to the Honorable Minister, who also visited our university and he enjoyed a lot with students of Arunachal especially. He could not meet other students, but he expressed his all kind of satisfaction. He said he committed the students of Arunachal Pradesh that I will come back again. Professor Ved Prakash ji, who also interacted with all the vice chancellor of the northeastern region in the campus. So we have taken the advantage of the dignitaries came across for this particular function. We are very grateful to you, sir. And our students got the blessings from Professor Ved Prakash ji, who made a round in the campus. And very much thankful to all the media friends who are covering this particular program. My babu, more to feeling iman last 15 years काम करार पिছত जे एतिया आमार बहुत मुसाहारी सारे कोৱাৰ निচিনা যে আমাৰ বহুত লেকচাৰ হৈছে। আমি সবে জানো আজিৰ দিনত ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালা সব মানুহে জানে এডুকেশ্যনটো লাগে। এতিয়া আমাৰ লেকচাৰ কম লাগে, এতিয়া আমাৰ একশ্যন বেছি লাগে। ইয়াৰ কাৰণে সেই একশ্যনটো ট্ৰান্সফৰমেশ্যনটোৰ কাৰণে উই নিড সাম কমিটেড পিপল ইন দ্য সোসাইটি, উই নিড সাম এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ্ছ এণ্ড উই নিড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। এই দুটা বস্তু যদি হৈ যায়, আমাৰ ওচৰত যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ যায় আর আমার ওচৰত কেইজনমান ভাল টিচাৰ বা কমিটেড মানুহ যদি হৈ যায়, মই ভাবোঁ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন বহুত স্পীডিলি আহিব। আর এই বস্তুটো যদি না থাকে, কমিটেড মানুহ না থাকে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যদি না থাকে, আমি আজকৈ স্কুল পঢ়িম, আমি ভাল স্কুলত যাম, স্কুলটো ক'ত আছে নেকি? আমাৰ মাষ্টাৰ সাহেব তো পলিটিক্যালি ইনভলভ। এতিয়া যা কোনো স্কুলৰ মাষ্টাৰ সাহেবক নাপাব, সব বিভিন্ন পাৰ্টিত ব্যস্ত আছে। তো এনেকৈ স্কুলত পঢ়ি পেলাইতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কোনো ফিউচাৰ নাই। তো উই হ্যাভ টু হ্যাভ এ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ার বাই। স্কুল হলে ওচৰত লাগিব, কলেজ হলে অলপ দূৰত লাগিব, ইউনিভাৰ্চিটি হলে তাতকৈ অলপ দূৰত লাগিব, বাট দেয়ার মাষ্ট বি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। রাইজ ইজ এ অর্গানাইজেশনস, কেইদিনমানৰ পৰা আমি উই আর এসোসিয়েটেড উইথ দেম এন্ড আই হোপ ইন দ্য কামিং ডেজ অলসো দে উইল কাম ফরওয়ার্ড এন্ড দে উইল হেল্প আস, গাইড আস। और स्पेशली डिम्पल कपानी मैडम, देखिए मैडम स्क्रीन के पीछे रहते हैं, बट शी इज द ओनली लेडी हु इज मैनेजिंग द एंटायर प्रोग्राम। हमारे कैंपस में गए, प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर हिम। हमारे कैंपस में गए, बहुत सारे लोग आए हैं, और जो लोग जानते हैं हमारे वेलफेयर है, हमारे कैंपस के बीच से पावर ग्रिड का लाइन चला गया हॉस्टल के ऊपर से, एकेडमी की बिल्डिंग के ऊपर से। सब लोग कहते हैं बहुत खराब काम हुआ, बहुत तकलीफ, बहुत, एवरीवन शो सिंपैथी। मैडम ने भी सिंपैथी देखा है, बट शी इज एक्टिंग, शी इज वर्किंग कि भाई ये होना नहीं चाहिए, शी इज हेल्पिंग अस थ्रू आउट। कल भी यहाँ इतना बिजी है लेकिन फिर भी हमको हेल्प किया है। मैडम आपने ये प्रोग्राम ये लास्ट है और करेंगे? अच्छा मैडम और करेंगे बोला था, और एक थैंक्स दे दीजिए मैडम को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम, बट दोज हु हैव नॉट विजिटेड माय इंस्टीट्यूशन, हम जहाँ जाते हैं चाय की दावत देते हैं। आप जितने लोग नहीं गए हैं, यहाँ बहुत सारे मस्तूरात है, फीमेल्स है, प्लीज़ आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी में आइए। जहाँ कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे फ़ोन कर दीजिएगा, हम बस भेज देंगे, गाड़ी भेज देंगे। इंस्टीट्यूशन विजिट करिए। जैसे हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े जगह जाते हैं विजिट करने के लिए, मज़ार में जाते हैं, ऐसे हमारे इंस्टीट्यूशन में एक दिन आ जाइए, बोले उसको जाके विजिट करें, यू विल कम बैक विथ स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.